वो भी क्या दिन थे जब ये देश बहुत सुकून में था, सब कुछ सही चल रहा था। कश्मीर सहित देश भर में आतंकवादियों के बोलबाले थे। वो जब चाहे जहां चाहे आकर धमाके कर जाते थे। 26/11 मुंबई हमले तो उन्होंने ऐसे कर डाले थे मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। कभी दिल्ली, कभी वाराणसी, कभी पुणे, कभी अहमदाबाद, कभी सूरत। देश का कोई शहर ऐसा नहीं था जहां आतंकवादी हमले करना चाहे और न कर पाए। वो भी क्या दिन थे। कॉमनवेल्थ, कोयला खदानों, 2G 4G से लेकर न जाने कितने ही घोटाले होते थे और अरबों खरबों के घोटालों पर तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे, हजारों सवालों के जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। और इन्हीं अरबों खरबों के घोटालों के लिए एक नई थ्योरी भी इजाद कर ली गई थी, जीरो लॉस थ्योरी। वो भी क्या दिन थे। दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली एक अकेली महिला ने भी दौलत की बेटी बनकर अपने जीते जी हजारों करोड़ रुपए से खुद की मूर्तियां और बड़े बड़े पार्क बना डाले। अपने जन्मदिन पर तो लाखों रुपए के नोटों के हार पहनकर इटलाती थी। ये था असली विकास, पैसों का सदुपयोग। वो भी क्या दिन थे जब सैफई में जोरदार महोत्सव होते थे। फिल्मी सितारों को नचवाकर उनके दर्शन करवाकर यूपी की जनता का पेट भरा जाता था, उनका मनोरंजन किया जाता था। इन सब से बढ़कर इटली वाली बाई ने हम भारतीयों पर एक बड़ा एहसान किया और एक बिल पास करवाया था जिसके बाद हर भारतीय को भोजन का अधिकार मिला था। उसके पहले तो हम भारत के लोग दास जनपद से फेंके गए टुकड़ों पर ही तो गुजर बसर करते थे। वो भी क्या दिन थे। देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी चुपचाप बसते चले जा रहे थे। ये सब गंगा जमुनी तहजीब के चलते देश में बसाए जा रहे थे। इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जा रहे थे। जो बरसों पहले ये सब बना चुके थे उनके तो बकायदा पासपोर्ट तक बन चुके थे। वो भी क्या दिन थे। देश में कहीं भी आतंकवादी हमले होते थे तो उनके लिए तय फार्मूला था, इनमें विदेशी ताकतों का हाथ है। इटली वाली बाई के होनहार यशस्वी सुपुत्र ने कहा भी था, आतंकवादी हमलों को रोका नहीं जा सकता है। गाजर मूली की तरह लोग भून दिए जाते थे, काट दिए जाते थे, लेकिन ना तो कभी उस विदेशी हाथ का किसी को पता चला, ना ही आतंकियों का मजहब का पता चला था। वो भी क्या दिन थे। फिर आया ये दाढ़ी वाला। पहले छोटी रखता था ट्रिम श्रिम करके, आजकल तो ये लंबी दाढ़ी लटकाए घूमता है। उसने सरदार पटेल की ये भारी भरकम लंबी चौड़ी मूर्ति बनवा डाली। हर शहर में होने वाले आतंकी हमले बंद करवा दिए। उसने ऐसे ऐसे कांड किए कि जन्मदिन मनाना बंद हो गए, सैफई महोत्सव बंद हो गए, बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां बंद हो गई। सरदार पटेल की मूर्ति को कोई देखने नहीं आता। वहां रहने वाले और आसपास के लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो बेचारे तो और गरीब हो गए। जबकि दौलत की बेटी की मूर्तियों को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं, खूब कमाई होती है लोगों की। पहले आतंकी हमले होते थे, लोगों की जाने जाती थी, लोग घायल होते थे, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का नुकसान होता था, लेकिन इन सब से लोगों को रोजगार भी मिलता था। अस्पताल, डॉक्टर, मैकेनिक, मजदूर, ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन कंपनियों, सबका फायदा होता था। इस तरह की और भी अनेकों लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती रहती थी और देश की जनता काम धंधे से लगी रहती थी। इस दौरान माँ बेटे चीन से जाकर गुप्त समझौता कर लेते थे। बेटा भी गुपचुप चीनी अधिकारियों से मिलता रहता है। मानसरोवर जाने के बहाने चीन की यात्रा कर लेता है। माँ तो जब देखो तब अपनी गुप्त बीमारी का इलाज कराने विदेश जाती रहती थी। जब आजादी के इतने वर्षों बाद भोजन का अधिकार दिया था तो देश की जनता को स्वस्थ होने का अधिकार इतनी जल्दी कैसे मिल जाता। अब कोरोना काल में भी वो दाढ़ी वाला लगा है कैसे भी देश की जनता को बचा लूं, अर्थव्यवस्था भी संभाल लूं। इस चाय वाले को कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती है, हमेशा पड़ी लकड़ी उठा लेता है, लेकिन खुद की बजाय विरोधियों के पिछवाड़ों में भर देता है। उसे तो पता है बंगाल के हालात क्या है, तभी तो जी जान से लगा था कि कैसे भी जीत जाए। तब भी देश की जनता गालियां देती थी, आज हिंसा के बाद फिर दे रही है, लेकिन देश का मीडिया, पत्रकार, फिल्मकार, बुद्धिजीवी, सेक्युलर नेता सब चुप बैठे। वो आज गालियां खा रहा है, लेकिन कल को फिर ऐसा कुछ करेगा कि गाली देने वाले भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे। वो अगली बार फिर किसी नए कारण से दोबारा गालियां देंगे। गालियां उसकी नियति है, वो इन्हें मोती समझकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है, हलाहल समझकर गटक लेता है। देते रहो गालियां और याद करते रहो वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। जय हिंद।